नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से, 2 द हिंदू से, एक इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन डायस्पोरा से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का बे ऑफ बंगाल को रीडिस्कवर करने से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल नो हार्म रूल, ये भी हिंदू का आर्टिकल है अपर रिपेरियन स्टेट्स से संबंधित। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट घटित हुआ यूपी में लखीमपुरी के पास। कुछ लोगों की डेथ भी हो गई और काफ़ी लोग घायल भी हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो हॉस्पिटल में विजिट किया लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब ने। तो वहाँ पे ना एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था जो कि घायल था। उसकी हालत देखकर ये जो जैकब रोशन है, आईएएस हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखी। मतलब डॉक्टर को कह रही हैं कि बच्चा हिल नहीं रहा है, कुछ तो हुआ होगा। बच्चे की माँ रो रही है तो इनकी भी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये वीडियो आप देखोगे तो जो ये आईएएस ऑफिसर हैं, इनमें आप एम्पैथी को साफ तौर पर देख सकते हो। एम्पैथी मतलब आप अपने आप को दूसरों के शूज़ में रख के देखते हो। तो इस आईएएस ऑफिसर ने अपने आप को बच्चे की माँ के शूज़ में रख के देखा तो पाया कि किस प्रकार से बच्चा इतने दुख का सामना कर रहा है। बाद में इन्होंने डॉक्टर को भी कहा कि क्या ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर यहाँ पर आ जाएं और इस बच्चे को रेफ़र ना किया जाए, क्योंकि इनके पास में इतना पैसा नहीं है, आप रेफ़र करोगे दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा इनको। तो ये एम्पैथी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे देखो, इसी प्रकार की घटना ना 2017 में भी हुई थी, लेकिन उसको थोड़ा एक्सपर्ट्स ने नेगेटिव सेंस में लिया था। वो घटना क्या थी? घटना ये थी कि एक आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम था चारू निगम, इनकी ना काफ़ी बहस हो गई थी एक लोकल पॉलिटिशियन के साथ। तो बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर इसको उस सेंस में लिया गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए ऑफिसर के पास, आईपीएस ऑफिसर के पास, कि आप किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि आंखों में आंसू आ जाएं, आप रोने लगो। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आप अपने फियर को या फिर जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर सको किसी भी सिचुएशन में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली दंगे हो गए, तो कैसे आप उस इशू को एड्रेस करोगे, कैसे उस इशू को टैकल करोगे? तो इसे उस समय थोड़ा सा मिक्स्ड वे में लिया गया था। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने सिंपैथी भी रखी थी। ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं चारू निगम, इनके साथ की हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, पॉजिटिव सेंस में भी। मतलब इसको एग्जाम्पल देना चाहो तो लिख सकते हो। मतलब पर्टिकुलर देखो ऑफिसर की बात नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल देने की बात है। नाम को अवॉइड करके वैसे आप जनरली लिख सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन डायस्पोरा से संबंधित है। जीएस पेपर 2 में टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा का। वहाँ से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सौंपी इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं, उसके बाद डिटेल से आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि इंडियन डायस्पोरा क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सजेशंस क्या हैं, सब कुछ, बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, इंडियन डायस्पोरा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया में है लेकिन अभी वो रहते इंडिया से बाहर हैं। हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे बाहर हों, जॉब करने के लिए गए हों, वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि परमानेंट बेसिस पे वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए हों, लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में ही है। जैसे देखो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो इंडिया के ही सिटीजन्स हैं लेकिन दूसरे देशों में सेटल्ड हैं 6 महीनों या फिर इससे ज़्यादा समय से। दूसरे नंबर पे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन उनके पूर्वज इंडिया से हैं। मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो इंडियन हैं। जैसे यूएस का कोई सिटीजन है अभी फ़िलहाल, लेकिन उसके एंसेस्टर्स इंडिया से हों अप टू 3 जनरेशन। सबसे लास्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन पहले वो इंडियन सिटीजन थे। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए, फॉर एग्जांपल यूएसए में। यानी उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। सरकार ने क्या किया था, 2015 में पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया था आपस में।
आज के समय में पीआईओ और ओसीआई दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है ओसीआई, यानी पीपल ऑफ या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कैटेगरी अब खत्म कर दी गई है। आज के समय में देखो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका एक रीज़न जाहिर तौर पर यह है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। संख्या की बात करें तो 31 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो रहते हैं दूसरे देशों में, जिसमें से 13 मिलियन तो एनआरआईज हैं, बाकी बचे हुए 18 मिलियन ओसीआई या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब एक ही कैटेगरी है। कंपैरिजन करें, देखो इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब वर्कर्स भी हैं दूसरे देशों में, ट्रेडर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कनाडा का एग्जांपल लीजिए, यूके का एग्जांपल लीजिए, स्टूडेंट्स भी हैं, टेकीज भी हैं, मतलब हर प्रकार के इंडियंस दूसरे देशों में अभी रहते हैं, और वो भी अलग अलग देशों में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ में, वेस्ट अफ्रीका में, और गिरमितिया कंट्रीज में। गिरमितिया कंट्रीज कौन से कंट्रीज? देखो ब्रिटिशर्स ना बहुत से इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर लेकर गए थे दूसरे देशों में। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर। जब स्लेवरी खत्म हो गई ना, तब ये कंसेप्ट निकल के आया था इंडेंचर्ड लेबर। इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे प्लांटेशन में फॉर एग्जांपल, और इसके लिए आप सैलरी नहीं लोगे। अब रीजन कुछ भी हो सकता था डेथ हो सकता था कि बाद में लमसम कंपनसेशन ली जाएगी, या फिर कई बार क्राइम के जवाब में भी इंडेंचर्ड लेबर बना दिया जाता था कुछ लोगों को। गिरमितिया कंट्रीज का एग्जांपल है फिजी, मॉरिशस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सुरीनेम। यहां पर ब्रिटिशर्स इंडियंस को लेके गए थे एज ए इंडेंचर्ड लेबर। बेनिफिट तो देखो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पहले ही बोल दिया जाता है, रेमिटेंस का। वो वहां पे काम करते हैं इंडियंस दूसरे देशों में और पैसा घर भेजते हैं, तो काफ़ी रेमिटेंस प्राप्त होती है। अभी ये पॉइंट आएगा, मतलब सारे बेनिफिट्स आएंगे। इंडिया की जो अप्रोच है डायस्पोरा से एंगेज करने में, वो 4C की है, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट, कंट्रीब्यूट। अगर देखो हम हमारी पॉलिसी की बात करें कि डायस्पोरा की पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। 1950s में ना देश के लीडर्स की ये सोच थी कि जो भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में सेटल डाउन है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर भारत सरकार उनसे ज़्यादा घुलेगी मिलेगी ना, तो उन देशों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट यूएसए में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनसे ज़्यादा मिलेगी जुलेगी, तो यूएसए को डर लगने लगेगा, यूएसए उन लोगों पर शक करने लगेगा। तो उस समय भारत सरकार ने डायस्पोरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि होस्ट कंट्री, यानी वो फॉरेन कंट्री जिसमें भारतीय रहते हैं, वो नाराज हो जाएगी। नेक्स्ट, धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होना स्टार्ट हुई। 1980s में भारत सरकार ने जो भारतीय बाहर थे ना, उनको इनवाइट करना स्टार्ट किया कि आप भारत में आइए वापस, नेशन बिल्डिंग में आप अपना सहयोग दीजिए। जब नई शताब्दी स्टार्ट हुई 21वीं, उसमें तो देखो अप्रोच पूरी तरह से चेंज हो गई। अलग से मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड बने, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाने लगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाने लगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड बना, एनआरआई फंड, वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स अब्रोड, बहुत सारी चीजें निकल कर आईं। अब बेनिफिट्स की बात की जाती है, जो मैंने कहा था ना कि आगे आएंगे, ये आ गए हैं। देखो जो भारतीय मूल के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं ना, वो एक प्रकार से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। भारत के कल्चर का एम्बेसडर वो होते हैं, भारत के लिए गुडविल स्प्रेड करते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करते हैं, होस्ट कंट्रीज के साथ में इंडिया के अच्छे संबंध बनाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में, वो कोशिश करता है इंडिया यूएस के रिलेशंस अच्छे हों। 2000 के बाद में इंडिया यूएस के रिलेशंस एकदम से अच्छे हो गए ना। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा भी एक मेजर फैक्टर है। रेमिटेंस आती है, पॉइंट हमने डिस्कस किया। भारतीय मूल के लोग जो बाहर काम करते हैं वो पैसे घर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, हमें फॉरेन करेंसी में रिजर्व हासिल होता है, पैसा हासिल होता है। भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में इंडिया की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया को सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने की। जैसे इंडिया का कल्चर है, गाने हैं, वो दूसरे देशों में स्प्रेड करते हैं, तो दूसरे देशों को, लोगों को इंडिया का कल्चर को जानने का मौका मिलता है। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी में रोल प्ले करते हैं। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी मतलब
नॉन गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी होती है एनजीओ वगैरह की, बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी होती है, उसमें सहयोग करता है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा देश में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटाबेस। कितने भारतीय मूल के लोग किस देश में रहते हैं, कोई कॉन्क्रीट डेटाबेस नहीं है। क्योंकि देखो वैसे तो कायदे से सरकार बोलती है कि अगर आप दूसरे देश में रह रहे हो तो अपने आप को रजिस्टर करवाइए, लेकिन हर कोई रजिस्टर करवाता नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। देखो इंडियन डायस्पोरा तो बहुत डाइवर्स है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया जैसे जब प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज होता है तो सारे अमीर अमीर लोग आते हैं। वर्कर्स जो दूसरे देशों में जैसे गल्फ में रहते हैं, ये भी तो प्रवासी भारतीय हैं, ये नहीं आते बेचारे, समझ गए। नेक्स्ट, नो क्लियर पॉलिसी। सरकार के बिना कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है डायस्पोरा के ऊपर में। डायस्पोरा कई बार शिकायत करता है एम्बेसीज से, भारी संख्या में वो शिकायतें अनएड्रेस्ड रहती हैं। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक स्कीम एग्जिस्ट फॉर रिहेबिलिटेशन। अब जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आ गई, गल्फ से लाखों इंडियंस वापस आ गए केरला में और दूसरे राज्यों में, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इनसफिशिएंट इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स तो सरकार काफी चलाती है, इवेल्युएट नहीं करती क्या फायदा हो रहा है डायस्पोरा को। चैलेंजेस इन क्राइसिस सिचुएशन, जैसे देखो यूक्रेन में वार स्टार्ट हो गया, इतने सारे भारतीय वहां पे फंस गए थे, सरकार बड़ी मुश्किल से उनको निकाल पाई। लेकिन इसके लिए ना पॉलिसी पहले से फिक्स होनी चाहिए, जैसे भारतीयों को कैसे निकालना है, क्या अप्रोच रहने वाली है। ये बात सही है, वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच सही नहीं होती, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस होता है ना, कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये सब होने स्टार्ट हो जाता है, ऐसा एड हॉक प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोसीजर फ्रेमवर्क पहले से तैयार होना चाहिए कि इंडियंस वहां फंस गए हैं तो क्या अप्रोच होगी। अब लास्ट में देखो सजेशंस की बात की जाती है। सबसे पहला सजेशन तो ये दिया जाता है, डायस्पोरा पे आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज करो। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको यानी सरकार को गाइड करेगा कि कैसे डायस्पोरा से डील करना है, कैसे बढ़िया एंगेजमेंट करना है। दूसरे नंबर पे अच्छे से डेटा को मेंटेन करो। ऑथेंटिक डेटाबेस होगा तो डायस्पोरा का अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है, उनके लिए अच्छे से वेलफेयर स्कीम चलाई जा सकती है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट्स। इन इवेंट्स को रिव्यू करो और हर एक तबके के डायस्पोरा को इन्वाइट करो, गरीब लोगों को भी, जो वल्नरेबल हैं उनको भी। नेक्स्ट, पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट करें, यानी डायस्पोरा से डील करना हो तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें कि कैसे हमें डायस्पोरा से डील करना है, किस प्रकार की पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए, इवन इम्प्लीमेंटेशन में भी। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम। ज़्यादा ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और अच्छे से एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट, कल्चरल डिप्लोमेसी। जैसे देखो मान लीजिए अलग अलग देशों में हमारी जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि लोकल लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके इंडियन कल्चर के प्रति। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। अब फॉर एग्जांपल देखो यूएई में इंडियन डायस्पोरा है तो वहाँ पे वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन सब पे सरकार बढ़िया से असेसमेंट करे ताकि चैलेंजेस का पता लगे तो लोकल गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया जा सके उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सबसे लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए ताकि मुसीबत में डायस्पोरा वापस इंडिया लौट के आए तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनके पास जॉब हो करने के लिए। अब वैसे तो देखो सजेशंस डिस्कस कर लिए तो आर्टिकल का अंत हो जाना चाहिए, लेकिन अब ना थोड़े रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस डिस्कस किए जाते हैं जो कायदे से हमें पहले कर लेने चाहिए थे लेकिन रह गए, तो अब कर लेते हैं। वेस्ट एशिया स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या हैं? ऑयल के दाम कम हो रहे हैं सेल गैस के बूम की वजह से, तो उन देशों की ग्रोथ कम हो रही है जिस वजह से वहाँ पे जॉब्स कम होंगी। ऑलरेडी इंडियंस गए हुए हैं, उनको वापस आना पड़ेगा। वेस्ट एशिया में आपको पता है कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। वेस्ट एशिया में खास करके कफाला लेबर सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्कर इंडिया से काम करने के लिए गया, वहाँ पे एक लोकल स्पॉन्सर होगा जैसे एम्प्लॉयर है, वो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस। वो इमिग्रेशन की सारी कंडीशंस उसी के हाथ में होगी, लोकल स्पॉन्सर के हाथ में। तो कई बार फिर वो इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो इंडिया विरोध करता है इस काफाला लेबर सिस्टम का। नेक्स्ट है नीता कतला। इसमें क्या होता है, सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल
लोकल एम्प्लॉयर्स को एक निश्चित संख्या में लोकल वर्कर्स को हायर करना जरूरी होता है। अब बात आती है यूएस, कनाडा, यूके, यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं भारतीय डायस्पोरा के लोग। डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, प्रोटेक्शनिज्म, वीज़ा के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स का वायलेशन होता है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, वेज रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, मेडिकल और दूसरे इंश्योरेंस संबंधित प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये डायस्पोरा से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बे ऑफ बंगाल को रीडिस्कवर करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में बे ऑफ बंगाल में ना काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे जियो इकोनॉमिक हो, जियो पॉलिटिकल हो। मतलब बे ऑफ बंगाल एशिया के मैरीटाइम ऑर्डर में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन रखता है। यहाँ अगर देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी जो सी लेन्स हैं वो गुजरती हैं बे ऑफ बंगाल से। बहुत सारे शिप्स बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का से जाते हैं ना। जैसे वेस्ट एशिया से बहुत से देशों का तेल आता है, तो यहाँ से शिप्स जाते हैं। जब बिम्स्टेक का चौथा समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, यहाँ पर सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज इस्टेब्लिश किया जाएगा, CBS, ताकि बे ऑफ बंगाल से संबंधित इश्यूज पर ज़्यादा अच्छे से रिसर्च की जा सके। इसके बाद देखो, अगर यूपीएससी मान लीजिए ये पूछ ले कि बे ऑफ बंगाल रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट सी लेन्स यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन और देखो यहाँ पे बहुत सारी रेयर एंड इंडेंजर्ड मेरीन स्पीसीज हैं, मैनग्रोव्स हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी नदियों का पानी यहाँ पर आता है बे ऑफ बंगाल में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद इंडियन ओशन में देखो तो बे ऑफ बंगाल एक बड़ा कॉमर्शियल हब भी है। जैसे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं और बांग्लादेश के कोस्ट में भी काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, इवन म्यांमार के भी। तो एक कॉमर्शियल हब है इंडियन ओशन में, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो बे ऑफ बंगाल से संबंधित। ये ट्रेड एंड कल्चर के मामले में ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने का काम करता है। सिग्निफिकेंस बताने के बाद राइटर मेन मुद्दे पे आते हैं। चूंकि देखो आर्टिकल का टाइटल क्या है, रीडिस्कवरिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को फिर से रीडिस्कवर करना। अब कुछ तो गलत हो रहा होगा ना, तभी उसको रीडिस्कवर करना है। गलत क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जियो पोलिटिकल अनरेस्ट है, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस जैसे कि म्यांमार में देखो आप, म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है, वहाँ पे काफ़ी वायलेंस चल रहा है। श्रीलंका में देखो ये क्राइसिस हैं पूरी तरह से। थाईलैंड में भी सिचुएशन कुछ खास नहीं है। बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं बंगाल की खाड़ी में हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। इससे देखो बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है उन देशों में जिनका कोस्ट टच होता है बे ऑफ बंगाल से। लैंड यूज़ हो रहा है, रिसोर्सेज को काफ़ी तेज़ी से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पानी और ज़्यादा सेलिनाइज हो रहा है, नमकीन हो रहा है बंगाल की खाड़ी का, समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सारी समस्याएं हैं, और भी हैं, कम नहीं है समस्याएं। ऑपरेशनल डिस्चार्ज फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम फीडर शिप्स जब चलते हैं ना तो वो हार्मफुल केमिकल्स छोड़ देते हैं पानी में ही। शिपिंग कोलिजन्स, आपस में शिप्स का टकरा जाना, ऑयल स्पिल हो जाना यानी ऑयल स्पिल, तेल बह जाना पानी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन, इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का जमा हो जाना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इन सब से रीडिस्कवर करना है बंगाल की खाड़ी को। इसके अलावा देखो मैनग्रोव ट्रीज भी नष्ट हो रहे हैं। मैनग्रोव ट्रीज हमें बचाते हैं नेचर की फ्यूरी से। नेचर की फ्यूरी मतलब नेचर का क्रोध, जैसे साइक्लोन वगैरह आ गए तो उसकी इंटेंसिटी को कम करने का काम करते हैं मैनग्रोव्स। अब देखो अगर इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करनी है ना, तो इसके लिए सिर्फ एक मिनिस्ट्री तो ऐसा कर नहीं सकती, मतलब एक डोमेन तो ऐसा कर नहीं सकता। चैलेंजेस सिर्फ एक डोमेन की बस की बात नहीं है कि सिर्फ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऐसा करे। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की आवश्यकता है। कई सारे डिसिप्लिन्स मिल के कोशिश करें कि बे ऑफ बंगाल में जो चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस किया जाए। और इसी के लिए शुरुआत में आर्टिकल में डिस्कस किया था ना, CBS यानी सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है, ये काम करेगा ताकि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई जाए और बंगाल की खाड़ी में जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब इसके लिए देखो आवश्यकता ये है
बे ऑफ बंगाल में जो कंट्रीज आते हैं ना, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जो भी आते हैं, मान लीजिए जो बिम्स्टेक का पार्ट है, नेपाल भी मान लीजिए, और जितने भी देश हैं बिम्स्टेक में, वो आपस में ना एक बढ़िया से पार्टनरशिप इस्टाब्लिश करें, और उसके बाद अलग अलग डोमेन्स में, जैसे सिक्योरिटी में, मैरीटाइम सेफ्टी में, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में, ईज ऑफ मैरीटाइम ट्रांजिट, मतलब एक देश के पानी से दूसरे देश का शिप जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट की जाए इस एरिया में, इन सब एरियाज में ये सारे देश जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं वो कोऑपरेट करें, आपस में मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए देखो, बे ऑफ बंगाल में जो भी देश आते हैं ना, अब वो कुछ ना कुछ डेटा इकट्ठा करते होंगे। डेटा सभी देशों का एक फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि एक देश का डेटा दूसरे से शेयर किया जा सके और सभी देश मिलके अपनी अपनी कॉमन पॉलिसीज बना सके कि कैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को, दूसरी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये मेनली आर्टिकल हमने डिस्कस किया बे ऑफ बंगाल से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अपर रिपेरियन स्टेट से संबंधित है। अपर रिपेरियन स्टेट, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना का एग्जांपल लीजिए आप। चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल के आती है इंडिया में, नाम और कुछ होता है, सांगपो रिवर, मतलब सांगपो ही होता है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस केस में देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकलती है और इंडिया में एंटर करती है, तो चाइना है अपर रिपेरियन स्टेट। अब इंडिया का एग्जांपल लीजिए, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इस केस में इंडिया है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर के संदर्भ में अपर रिपेरियन स्टेट। अपर रिपेरियन स्टेट मतलब वो स्टेट जहां से रिवर जा रही है दूसरे देश में। अब ना अपर रिपेरियन स्टेट काफी हेल्प कर सकता है फ्लड को रोकने में। अब चाइना ने क्या है, सांगपो रिवर के ऊपर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बहुत सारे डैम बना के रखे हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है चाइना। अब बारिश जब ज़्यादा आती है ना, तो डैम्स की जो स्टोरेज है वहाँ पे पानी बढ़ जाता है, रिजर्व वगैरह जो है पानी को स्टोर करके रखने के लिए, उनको चाइना एकदम से रिलीज कर देता है। ये भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से असम में हर साल बाढ़ आती है, समझ गए। तो इस केस में चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है, चाइना को इंडिया की हेल्प करनी चाहिए, बाढ़ रोकने में पहले से सूचित करना चाहिए, लेकिन चाइना उतना सहयोग नहीं करता। इंडिया और चाइना दोनों मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स के, यानी UNWC के। इसके मेंबर होते तो रिवर के पानी के फ्लो से संबंधित डेटा आपस में शेयर करते। ना ही दोनों ने ये कन्वेंशन साइन की है प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992, मतलब समझ गए। ना तो दोनों देश UNWC के मेंबर हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स, और ना ही यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के मेंबर हैं। दोनों ने ना रिवर के डेटा को शेयर करने के लिए एक MOU बेशक साइन किया था 2013 में, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन भी कभी कभी स्लो हो जाता है। जैसे दोनों के बीच में जब विवाद होता है, गलवान वैली जैसी घटना जब होती है, तो पानी का डेटा चाइना उतना अच्छे ढंग से शेयर करता नहीं है। आप इसके बाद नेपाल का एग्जांपल लीजिए। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि नेपाल डेटा शेयर नहीं करता, लेकिन देखो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो इंडिया और नेपाल दोनों में तबाही मचाती हैं, बाढ़ लेकर आती हैं। तो इन रिवर्स, जैसे कोसी रिवर है, तो इन रिवर्स को लेके इंडिया और नेपाल ज़्यादा बेहतर ढंग से कोऑपरेट कर सकते हैं। कोऑपरेशन का अभाव होता है, इस वजह से बाढ़ को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते दोनों देश। लेकिन अगर देखो दोनों देश मिलके काम करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है, फ्लड फोरकास्टिंग और ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। इंडिया में एक कमी देखो ये है, इंडिया अभी भी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, यानी वो रिवर्स जो एक देश से दूसरे देश में जाती है ना, उन रिवर्स से संबंधित डेटा को ना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मानता है, ज़्यादा अच्छे से इसे शेयर करता नहीं है।